Hello, here is Mosmi. Welcome back to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 7th chapter 8th Wind, Storms and Cyclone part 2. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start Wind, Storms and Cyclone part 2. My dear friends, in part 1 we read about how wind currents are generated. विंड करंट्स कैसे जनरेट होता है? ये ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से विंड करंट्स जनरेट होता है, तैयार होता है। और उसके भी दो सिचुएशंस होते हैं। ये अनइवन हीटिंग जो है उसके दो सिचुएशंस, एक तो है अनइवन हीटिंग जो होता है इक्वेटर और पोल्स पे अनइवन हीटिंग। इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होता है ऑब्वियसली, why? Because the sun rays falls direct on the equator region. That's why heating is more and temperature is more. And you know, when the air gets more heated, then it rises up, it becomes lighter and rises up. और वहाँ पे जगह प्रेशर कम हो जाता है। उसी जगह को फिल अप करने के लिए दक्षिण और उत्तर की 30 डिग्री से फिर वहाँ पर हवा बहने लगता है। और दूसरी कारण है uneven heating of land and water. Okay, then today we are going to discuss about, we will start uneven heating of land and water. तो uneven heating of land and water कैसे होता है देखते हैं। You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. चैप्टर 4 में आपने देखा कि sea breeze क्या है और land breeze क्या है। In summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature on the land is higher. आपने देखा कि इक्वेटर रीजन पे लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और इसी हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। देन दैट अफेक्ट वाटर इन द ओशन। उसी टाइम अगर हम ओशन को देखें तो उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। जैसे हमने जाना कि लैंड ज़्यादा हॉट होता है तो फिर इसके ऊपर का जो एयर है वो भी जल्दी से हॉट हो जाता है और वो हॉट होते ही लाइट हो जाता है क्योंकि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग और बिकम्स लाइटर, तो वो ऊपर उठने लगता है। तो दिस कजेस द विंड्स टू मूव फ्रॉम हाउ इट्स मूव फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। जैसे ही वो ऊपर उठने लगता है उस खाली जगह बन जाता है, उस खालीपन को फिलअप करने के लिए ओशन से होकर लैंड की ओर हवा बहने लगता है। दीज आर मानसून विंड्स। तो मानसून विंड्स क्या है? ये बहता है ओशन से लैंड की ओर। आइए देखते हैं डिटेल में ये मानसून नाम आ कहाँ से है और इसका मीनिंग क्या है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। तो ये एक अरबिक वर्ड मौसम से डिराइव होकर आया है और मौसम का मीन्स है सीजन यानी कि ऋतु। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। ये तो गई समर की बात। अब विंटर आ गया तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? जो कि ओशन से होके लैंड की ओर बह रहा था विंड, उसका उल्टा हो जाएगा। अब लैंड से होके ओशन की ओर बहने लगेगा। ओके, लेट्स रीड। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। बिल्कुल सही, लैंड से ओशन की ओर बहने लगता है। तो द winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. तो वाटर साइकिल क्या है? जब विंड ओशन से होके वाटर की ओर आता है तो फिर ओशन से वो वाटर लेके आता है, कैरी वाटर, और इसी वाटर बाद में जाकर हमको बारिश करवाता है। यही तो है फार्मूला वाटर साइकिल की। तो द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। ये कैसे होता है आइए देखते हैं इन डिटेल। मानसून विंड बारिश कराता है। ये हम सबको पता है कि इंडिया में मानसून विंड से बारिश होता है। तो फिर ये बारिश होता कैसे है? क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जब क्लाउड्स आता है और बारिश हो जाता है, कैसे हम सबको बहुत खुशियाँ मिलती हैं, है ना, कि बारिश बरसने लगता है तो हमारे मन एक अचानक खुशी से भर जाता है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। क्योंकि हमारे कंट्री में फार्मर्स ज़्यादा है और उनके लिए तो बारिश चाहिए ही चाहिए, उनके फसल की आमदनी के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए।
देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। इसी हिसाब से हम देखें सोसाइटी में खुशियों के बारे में देखें तो फिर हमारे फार्मर्स और रेन इसी सभी के बारे में जुड़े बहुत सारी हमारी हिंदी फिल्मों में भी सॉन्ग्स है। आप ऐसे गा सकते हैं जैसे बरसोरी मेघा मेघा या फिर काली मेघा काले मेघा, बहुत सारे गाना है लगान पिक्चर में, गुरु पिक्चर में। तो फिर ऐसे बहुत सारी रिलेटेड चीज़ है कि सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स आप भी गा सकते हैं। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग हेयर इज वन फॉर यू। और अगले पेज में तो एक सॉन्ग भी दिया गया है, अगर आपको नहीं आता तो आप गा सकते हैं। तो फिर ये एक सॉन्ग है, आप आराम से पढ़िए। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. जरूरी नहीं कि बारिश मतलब हमेशा खुशियाँ ही हैं, कभी कभी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कर जाती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप लिस्ट कर ही सकते हैं, जैसे यू कैन डिस्कस द कॉजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो क्या क्या है? इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कभी कभी ये नेचर में ऐसे दुर्घटना बना देता है, कर देता है कि जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट लाइफ बहुत डेंजरस कंडीशन में आ जाता है। तो फिर ये सब क्या है आइए देखते हैं आगे। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस। ऐसे ही दो सिचुएशंस है, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म्स क्या है ये आपको थोड़ा बहुत पहले से छोटे दिनों से पता है ही, तो हम अभी जानते हैं कि ये थंडरस्टॉर्म्स पैदा होता क्या है और ये क्या है। Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. तो ये जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर कंडीशन मौसम कैसा है, हॉट है, ह्यूमिड है और ट्रॉपिकल है। मतलब हॉट क्यों है? क्योंकि उसका वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि बारिश भी बहुत होता है, इसीलिए एयर का मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी है। तो फिर ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज में, ग्रीष्म प्रधान देश में, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जैसे ही हमारे वायुमंडल का एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर हमारे एयर गर्म होके ऊपर उठने लगता है, उसको अपवर्ड राइजिंग विंड्स कहा गया है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। तो उसी के साथ साथ उसी राइजिंग विंड्स अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी लेकर ऊपर जाता है। Where they freeze, तो ऊपर जाते ही जैसे वो ठंडा की जोन पहुंचता है वो फ्रीज हो जाता है एंड फॉल डाउन अगेन। तो फ्रीज हो जाने के बाद ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसका वेट बढ़ जाएगा और ये नीचे गिरने की तैयारी में रहता है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air creates lightning and sound। आप समझे? तो ऊपर जैसे वो गर्म हवा ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाने के बाद क्योंकि उसमें वाटर होता है इसीलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाता है, तो फिर वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने के बाद वो नीचे गिरने की तैयारी में रहता है। तभी वो नीचे गिरने वाला जो ड्रॉपलेट्स, फ्रीज ड्रॉपलेट्स पकड़ने वाला एयर और ऊपर उठने वाला गर्म एयर, ये दोनों में हो जाता है डैशिंग। तो फिर इसी से हो जाता है क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। बहुत जोर से हमका गड़गड़ गड़गड़ सुनाई देता है और जोर से लाइटनिंग भी दिखता है, कैसे बिजली चमकता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों का एक्सीडेंट होता है, डैशिंग होता है, एक दूसरे को टकराते हैं। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म। इसी को ही तो थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। ये गया थंडरस्टॉर्म की बात। लाइटनिंग के बारे में आप हायर क्लासेस में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि इफ ए स्टॉर्म इज एक्कम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर लाइटनिंग हो जाए तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो क्या क्या है ये पॉइंट्स, ये हमको बॉक्स में बहुत अच्छी तरह दिया गया है। हमारे लिए 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, आपको डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। किसी अकेले ट्री के अंदर आप ट्री के नीचे मत रहिए, विश्राम मत कीजिए, अपना शेल्टर मत जमाइए। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। और अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो फिर चारों ओर तो प्लांट रहेगा ही, आप प्लांट से बच नहीं सकते, तो आप धीरे से एक छोटा सा प्लांट देखिए और उसके नीचे ही रहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। और हाँ, जैसे अर्थक्वेक में आप ग्राउंड में पूरा लेट जाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है।
याद रखिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ मेटालिक एंड। एक अम्ब्रेला के नीचे भी नहीं रखिए, क्योंकि अम्ब्रेला का जो मेटालिक डंडा होता है बीच में, वो भी तो कंडक्ट कर सकता है लाइटनिंग का इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी डेंजरस है। अगर वुडन डंडा है तो सही है। डू नॉट सीट नियर ए विंडो। एक विंडो के पास मत बैठिए। ओपन गैरेज स्टोरेज सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। और इसके साथ साथ गैरेज स्टोरेज सेट्स हुआ या फिर मेटल सेट हुआ, ये सारे प्लेस भी शेल्टर लेने के लिए, आपको बचने के लिए अगर वहाँ शेल्टर लेना चाहते तो सेफ नहीं है। ए कार और बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। और कार और बस के अंदर आप जरूर रह सकते हैं। और इफ यू आर इन वाटर, अगर पानी के अंदर है तो पानी से बाहर निकल आइए और किसी बिल्डिंग में घुस जाइए, वही आपके लिए सेफ है। हाउ इज थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन। ए थंडरस्टॉर्म साइक्लोन का रूप कैसे लेता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको पता है जब वाटर पानी स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, उसको वेपर बनने के लिए क्या चाहिए, उसको हीट होना चाहिए। तो उसको हीट, वो एब्जॉर्ब्स हीट एंड इट बिकम्स वेपर। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। तो वो जितना हीट एब्जॉर्ब करके वाटर से वेपर बनता है, अब उसको इतना हीट छोड़ना है, क्योंकि वो बैलेंस करके रहता है। आप जैसे किसी से पैसा उधार लिए हैं तो उसको फिर रिपे तो करते हैं ना, उसको बैक देते हैं, ऐसे ही वो हीट लेकर वेपर बना था। अब उस वेपर को क्योंकि लिक्विड बनना है, कंडेंस होना है, वो क्या करता है, वो जितना हीट एब्जॉर्ब किया है उसको फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, वो फिर छोड़ देता है, गिव बैक टू एटमॉस्फेयर। और इसी टाइम हमको बहुत जोर से गर्मी होता है एटमॉस्फेयर में। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। देखते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले वाटर हीट एब्जॉर्ब करके, हीट लेके वो वेपर में चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में जाता है वेपर बन के। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेनड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। वही वेपर जब लिक्विड स्टेज में रेनड्रॉप्स बन के एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो फिर वो क्या करता है, उसी एब्जॉर्ब किया वो हीट को वो फिर रिलीज कर देता है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। अगर हीट किसी ने रिलीज किया तो ये ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर भी वार्म हो जाएगा चारों ओर। हमको कभी कभी बहुत गर्मी होता है तो हम बोलते हैं ना, शायद आज बारिश होने वाला है, ओहो कितना गर्मी पड़ रहा है। तो द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस ए ड्रॉप इन प्रेशर। जब वो हीट होता है तो फिर एयर गर्म हो जाता है और फिर ऊपर उठने लगता है और कॉजेस ए ड्रॉप इन प्रेशर। और इसी के साथ साथ हमारे लघुचाप सृष्टि होता है, प्रेशर बहुत गिर जाता है, क्योंकि गर्म होके उधर का एयर ऊपर उड़ गया। तो फिर उसी खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से उसी सेंटर की ओर हवा बहता है, उसी को तो रोसेस टू द सेंटर ऑफ स्टर्म। दिस साइकिल इज रिपीटेड। ऐसा बार बार होता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो फिर ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो के बार बार ऐसा हो कि विद द फॉर्मेशन ऑफ ए बार बार लो प्रेशर, वही गर्म हवा गर्म हो गया ऊपर उड़ गया, उसी जगह खाली लो प्रेशर हो गया, ये बार बार हो के ज़्यादा लो प्रेशर हो गया और बहुत तेजी से हाई स्पीड से विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, चारों ओर से घूमता हुआ विंड उधर पहुंच जाता है। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। अरे इसी को हम साइक्लोन कहते हैं, तूफान। तो फैक्टर्स लाइक, तो अब हमको पता चला कि ये साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन सा फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइक्लोन होगा। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड हुआ, विंड का डायरेक्शन हुआ, टेम्परेचर हुआ, क्योंकि टेम्परेचर है हुआ तभी तो एयर ऊपर राइज हुआ ना, तो विंड का डायरेक्शन हुआ, एंड ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। यही सब साइक्लोन करवाते हैं। आइए इसी नीला बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन। एक साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया
It is called the eye of the storm. A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere. साइक्लोन का सेंटर जो है वो बिल्कुल शांत एरिया है और उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि वो शांत रहता है पर उसके चारों ओर वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर रहता है, यानी कि बहुत ही जोर का दहला देने वाला और घूमता हुआ मास ऑफ एटमॉस्फेयर उसके चारों ओर, बीच में शांत जो कि आई है और उसकी चारों ओर बाहर विविधताकारी एटमॉस्फेयर हवा रहता है। 10 to 15 किलोमीटर हाई और इसका ऊंचाई जानते हैं 10 से 15 किलोमीटर भी हो सकता है और द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स और इसका डायमीटर उसके चपेट में कितने एरिया आता है 10 to 30 किलोमीटर सब एरिया कवर होता है। तो कितनी बड़ी होता है आप जरा सोचिए। इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ की अब बादल क्लाउड नहीं रह पाएगा क्योंकि इतना जोर का हवा वो तो सबको घुमा देगा ना, क्लाउड नहीं रह पाएगा और यहाँ पर विंड बहुत लाइट वेट है तभी तो इतना जोर से वो घूम पाता है। लाइट वेट है, लाइट विंड्स अराउंड द काम एंड क्लियर आई देयर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इससे बीच का जो क्लियर आई है उसके चारों ओर क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर की साइज में क्लाउड एरिया रहता है स्काई में, ठीक है। तो 150 किलोमीटर साइज कितनी बड़ी एरिया है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स। विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, कितना रहता है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। अरे बाप रे। तो एंड थिक क्लाउड्स विथ हेवी रेन और बहुत जोर का बारिश भी रहता है, बहुत जोर का क्लाउड भी रहता है। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जैसे ही आय से दूर दूर होते जाते हैं तो फिर विंड का स्पीड भी धीरे धीरे कमता जाता है, घटता जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये साइक्लोन फॉर्मेशन होना ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11। एक मॉडल फिगर 8.11 में देखा गया है। चलिए देखते हैं। ये है 8.11। आप देख पा रहे हैं ये साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है इतना ऊंचाई तक, है ना। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब साइक्लोन कैसे होता है हमको पता चल गया। इसका उत्तरोत्तर क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हमारे क्या क्या लॉस हो सकता है। साइक्लोन के भी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, हमारा बहुत लॉस करता है। क्या क्या करता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश एयर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। इसमें जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है वो वाटर को ऐसे पुश करता है कि चाहे शोर 100 किलोमीटर दूर भी हो तो फिर उसका इफेक्ट पड़ता है। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे होने से भी उसका हम इफेक्ट देख पाते हैं। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। उसी उतावला वेव्स को देख के हमको ये फर्स्ट इंडिकेशन मिलता है कि साइक्लोन इज अबाउट टू हैपन। अप्रोचिंग, ए साइक्लोन इज अप्रोचिंग। द वाटर waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। और इसका ये इतना पावरफुल होता है ये वाटर वेव्स कि एक आदमी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। क्योंकि बीच में बहुत लो प्रेशर हो जाता है आई एरिया में तो फिर वाटर सरफेस बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, वाटर सरफेस से उठ जाता है इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में भी एच आई इज 3 to 12 मीटर्स। तो फिर ये कितना ऊंचाई तक उठता है, वाटर सरफेस ऊंचाई तक उठ जाता है वो 3 से लेके 12 मीटर्स ऊंचाई तक भी ऊपर उठ जाता है। इट अपियर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ऐसे मानो प्रतीत होता है जैसे एक वाटर वॉल अंदर से होके, समुद्र के अंदर से होके शोर की ओर जैसे वो धकेल कर आ रहा है। एज ए रिजल्ट the sea water enters the low-lying coastal area, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil। क्योंकि इतना ऊंचाई से 3 या 12 मीटर ऊंचाई से आप सोचिए कितना ऊंचा होगा। एक वाटर वॉल जैसे आ रहा है, पुश होकर आ रहा है तो फिर ये तो सिर्फ शोर में नहीं रुकेगा, बहुत दूर तक चला जाएगा ना।
इसी से लॉस ऑफ लाइफ होता है और फिर जो हमारे फसल प्रॉपर्टी सारी का बहुत लॉस होता है। जितना लो लाइन कोस्टल एरिया उसी के चपेट में आ जाता है। इसी से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अगर इसी के साथ अगर हैवी रेनफॉल हो और फ्लड भी हो तो फिर आप मानिए और भी कितना बुरा हाल हो जाएगा। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस। हाई स्पीड विंड साथ साथ अगर साइक्लोन भी आ जाए तो बहुत हाउसेस में बहुत डैमेज आ जाता है। और क्या क्या, टेलीफोन्स में डैमेज आ जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हैम्पर होता है और ट्रीज सारे बहुत से उखड़ जाते हैं। बड़ा बड़ा ट्री जो कि 100 वर्षों से भी खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, causing tremendous loss of life and property। ऐसे हमारी बहुत सी हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी, धन जीवन सारे अस्त व्यस्त हो जाता है। ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड की अलग अलग पार्ट में साइक्लोन का अलग अलग नाम है। जैसे कि अमेरिका में इसको कहा जाता है कि हरिकेन, और फिलीपाइंस और जापान में इसको कहा जाता है कि टाइफून। द डायमीटर ऑफ ए टर्नाडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर और इवन वाइडर। टर्नाडो जो है उसका डायमीटर 1 मीटर भी छोटा भी हो सकता है और कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, द फनेल ऑफ ए टर्नाडो सॉक्स डस्ट। उसका जो फनेल होता है, फनेल सबका एक बन जाता है, वही सारे डस्ट को खींच लेता है। और सिर्फ डस्ट ही नहीं, डेब्रीज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस। तो फिर उसके बेस में, उसके निचले हिस्सा में जो भी है उसको पकड़ में आता है। डेब्रीज हुआ, डस्ट सारी को वो साथ में पकड़ लेता है ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर हवा गर्म होके ऊपर राइज करता है। तो फिर एक खालीपन सा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, इसीलिए चारों ओर से उसी बीच वाला एरिया को हवा बहने लगता है एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। और ऊपर की और उसको लिफ्ट करके ऊपर की ओर वो सारी चीज जो नीचे से वो समेट कर गया है ऊपर फेंक देता है। हियर आर ए फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टर्नाडो। तो फिर ऐसे टर्नाडो से बची कुछ है जो कि फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज ऐसा है, आप उसमें देख पाएंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए टर्नाडो। आप टर्नाडो से कैसे बचेंगे, ये जो 8.15 में आप एक पोस्टर देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ टर्नाडो, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम टर्नाडो। बिकॉज इफ यू lie low then there is less chance you may get trapped by its effect. I saw the cloud coming and tried to take shelter inside. वो लिखते हैं कि मैंने देखा कि क्लाउड हमारे ओर आ रहा है और मैंने तुरंत ही कुछ खुद को बचाने की कोशिश की। बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द दुर्नब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई। जैसे मैं उससे दुर्नब तक पहुंचा कि द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, हाउस खुद उसी घर ही पूरा ऊपर उठ गया, आकाश तक उड़ गया। तो आई वॉज नॉट हॉट एट ऑल, पर मुझे कुछ हॉट नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स। और जैसे स्टॉर्म खत्म हो गया तो फिर हमको व्हीट फील्ड से जितने सारे डेब्रीज, इधर उधर का कचरा, वो सारे हमको क्लीन करना पड़ा, क्योंकि फसल और फसल होके नहीं रहा। वी पिक्ड अप splintered boards and tree branches as well as dead chickens and their feathers blown off and rabbits looked like they had been skinned। तो फिर ऐसे बहुत से मरे हुए जीवों की भी डेड बॉडी हमको मिला, क्लीन करना पड़ा। ए टर्नाडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टर्नाडो शेल्टर जो है वो एक ऐसा रूम है जो कि हमारी अंडरग्राउंड रहता है, क्योंकि मैंने कहा था जितना नीचे रहोगे इतना आप सेफ रहोगे। तो फिर ये अंडरग्राउंड में रहता है और जिसका कोई भी विंडोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि विंडोज होगा तो उसके अंदर फिर हवा घुसेगा और हवा तो आपको बहुत ही कहाँ से कहाँ ले जाएगा, इसीलिए हवा घुसने का कोई चांस भी नहीं है। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल। या फिर अगर ऐसे किसी सेफ अंडरग्राउंड रूम को आप नहीं पहुंच पाते तो आप ऐसा कीजिए, टेबल के नीचे घुस जाइए और वहां पर रह जाइए। और हाँ, अपनी विंडो जरूर बंद कीजिएगा। वर्क बेंच वेयर डेब्रिज कैन नॉट रीच, या फिर बेंच के नीचे रह जाइए, वर्क बेंच और डेब्रिज जहाँ पर कि ये डेब्रिज नहीं पहुंच पाएगा।
वन हैज टू बाउ डाउन ऑन नील्स प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। तो फिर आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, तो फिर इसी पोजीशन लेके आपको रहना पड़ेगा ताकि आप सेफ रहे। टर्नाडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। ये टर्नाडो वर्ड हमारे कंट्री में हम ज़्यादा सुनी सुनाई जैसा नहीं है। ए टर्नाडो पर ये है क्या? ए टर्नाडो इज ए डार्क फनल सफेद क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये एक फनल, टर्नाडो जो है एक फनल सफेद का क्लाउड ही है और ये जमीन से लेके आसमान तक फैला हुआ रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टर्नाडोज आर वीक। बहुत सारे टर्नाडो वीक होते हैं, पर ये वायलेंट टर्नाडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर। पर जो वायलेंट टर्नाडो होते हैं उनका स्पीड तो 300 किलोमीटर तक भी रह सकता है। टर्नाडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, और आपको पता है कि साइक्लोन के अंदर भी टर्नाडो फॉर्म हो सकता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है बाकी देश की तुलना की ओर, और इसके दोनों ओर ये कोस्ट लाइन ही ज़्यादा यहाँ पर साइक्लोन आने का चांसेस है। और पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट, हमारी वेस्ट कोस्ट की तुलना में ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा चांसेस है कि टर्नाडो तो नहीं, साइक्लोन आए। ये एक क्वेश्चन आता है हमारी एग्जाम्स में, अगर कौन सा साइड में टर्नाडो आने का, साइक्लोन्स आने का ज़्यादा चांसेस है, और चॉइस में होता है गोवा और पूरी, ऐसा सब। तो आपको चूज करना है पूरी, क्योंकि पूरी हमारे ईस्ट कोस्ट में है और बाकी सारे चॉइसेस वेस्ट कोस्ट का रहता है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ईस्ट कोस्ट का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा पोजीशन में है, तो फिर उसमें ये साइक्लोन फॉर्म होने का, क्योंकि आगे और बढ़ नहीं पाता है विंड्स और ऐसे घूम जाता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन का ज़्यादा चांसेस होता है। तो फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। चाहे वो साइक्लोन की गहराई यानी कि उसका ज़्यादा प्रभावकारी के हिसाब में देखें या फिर बारंबारता, जैसे हमारे ईस्ट कोस्ट में विद इन ए ईयर भी 2 टाइम्स हो जाता है ये साइक्लोन, और उसका प्रभाव भी काफ़ी गहरा रहता है। जैसे विंड स्पीड 200 टू 260 किलोमीटर्स भी रहता है पर आवर, तो फिर उस हिसाब से उसका इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों भी ज़्यादा रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, ऐसे में हमको कैसे खुद को बचाए रखना है। इसके लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सरकार की हमारी ओर बनता है और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पीपल की सरकार की ओर बनता है। यानी कि जैसे ज़्यादा हमको लॉस ना हो, जान बची रहे, जान जीवन अस्त व्यस्त ना हो, उसके लिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है। तो देखते हैं पहले सरकार की हमारे ओर क्या क्या ड्यूटी होना चाहिए। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, जैसे पहले से हमको बता दिया जाए कि साइक्लोन आने वाला है, ऐसे ही कुछ चाहिए हमको, सर्विसेज चाहिए। सेकंड, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि साइक्लोन आने वाला है बोल के कम से कम गवर्नमेंट एजेंसी को तो पता चल जाए, और किस किस को, पोर्ट वाले को, फिशरमैन को, शिप्स को जो कि समुद्र में फंसे हुए हैं उनको पता चल जाना चाहिए, और जनरल पब्लिक को भी, क्योंकि वो कुछ एडवांस में स्टेप ले पाए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेंटर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, जिस एरिया में साइक्लोन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आता है तो फिर उसी एरिया में साइक्लोन शेल्टर भी होना चाहिए, और साइक्लोन शेल्टर में साइक्लोन इफेक्टेड एरिया के लोगों को पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी होना चाहिए, सरकार की ओर से अरेंजमेंट होना ही चाहिए। तो फिर ये सारे तो होना ही चाहिए व्यवस्था, ताकि ज़्यादा हमको लॉस ना हो। और वी हैव लर्न दैट ऑल स्टम्प्स आर लो प्रेशर सिस्टम, हमको पता चल गया है कि स्टम्प्स मतलब जहाँ पर लघु चाप सृष्टि होता है, ये सब जगह पर प्रेशर बहुत लो होता है। और विंड स्पीड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स फॉर्मेशन में विंड स्पीड का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। कैसे? इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। अगर विंड का स्पीड कम रहा तो हमारा लॉस बहुत कम होगा, अगर विंड का स्पीड ज़्यादा रहा तो उसका भयावह बहुत ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा, हमको प्रिकॉशन बड़ी ओर से लेना पड़ेगा।
तो फिर इसी विंड स्पीड का तो पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैसे पता लगाए? एनीमोमीटर से। अब जानते हैं कि एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, हमारा क्या ड्यूटी रहना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो एंड और न्यूज़पेपर। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में जो सूचनाएं दिए जा रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी दिए जा रहे हैं, हम उसको ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अपनी हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स, इन सबको एक निरापद जगह पर शिफ्ट कर लेना चाहिए। और हमको ड्राइविंग ऑन द रोड और स्टैंडिंग वाटर थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स। तो फिर जहाँ पर पानी है उसी जगह, रोड के ऊपर अगर पानी जमा हुआ है तो इस एरिया में नहीं जाना चाहिए और रोड के ऊपर ही ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लड की वजह से ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में घाई हो सकता है, रोड कट भी जा सकता है, जिससे कि हमको ही प्रॉब्लम होगा। तो कीप रेडी द, और क्या क्या करना चाहिए हमको? कुछ फ़ोन नंबर, जरूरी फ़ोन नंबर हमारे पास जरूरी होना चाहिए, जैसे कि पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और मेडिकल सेंटर का, पास वाला हॉस्पिटल्स और उनके एम्बुलेंस, ये सारे की भी नंबर हमको पता होना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत से टाइम साइक्लोन होने का चांसेस है, तो फिर आपको और कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। तो आपको किसी भी पानी अचानक से पी लो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पानी अब कंटामिनेटेड होना, प्रदूषित होना बहुत ही चांसेस है। आप अपना पानी, ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करके रखिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर्स लाइन्स, कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में हमारा लाइन, तार कट जाता है और नीचे गिरा पड़ा होता है, तो उसको आप टच बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि देयर इज चांसेस हाई करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एंड यू मे गेट अफेक्टेड। तो फिर करंट लग जाएगा और आपको अपनी जान भी गंवाना पड़ सकता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, अपनी खुशी के लिए चलो थोड़ा घूम आए और तूफान की कैसा है बोल के देखें, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनडू डिमांड्स, रेस्क्यू फोर्सेस जब हमारे सहायता के लिए आते हैं उनको ये करो वो करो इससे ज़्यादा हम डिमांड्स नहीं करना चाहिए, उनको अपनी काम करने देना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स, और हाँ, अपनी फ्रेंड्स और नेबर्स अगर वो लोग दुविधा में है, ऐसे परिस्थिति में असुविधा है, तो फिर उन लोग का हम मदद करना चाहिए। द एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है और दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, हम पहले जैसा नहीं रहा, हमको एडवांस सूचनाएं मिल जाती है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी में कोस्टल रेसिडेंट्स may have had less than a day to prepare and evacuate their homes from an oncoming cyclone. द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, पहले तो हमको एक ही दिन मिलता था कि उस सब का तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ 24 आवर्स से पहले ही पता चलता था। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, अभी हमारा जमाना बदल गया है, बहुत एडवांस हो गया है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड राडार्स, ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning each issued 24 hours in advance. तो फिर आजकल सैटेलाइट और राडार की मदद से ये संभव हो पा रहा है कि साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच जो है ये सब हमको 48 आवर्स 3 दिन से पहले हमको अलर्ट कर देते हैं, और साइक्लोन वार्निंग भी जारी हो जाता है 24 आवर्स के पहले से। तो द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। तो फिर हमको प्रति घंटा और प्रति हाफ घंटा में भी ये सूचनाएं लगातार जारी करते रहते हैं सरकार की ओर से कि आगे क्या होने वाला है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster, और इसी को कहीं ज़्यादा इसका भयावहता ना हो, जान हमारे धन जीवन नष्ट ना हो, इसके लिए हमारी पृथ्वी के बाकी सारे देश विदेश सारे मिलजुल कर काम करते हैं और हमको मदद करते हैं। थैंक यू। With this we complete our chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.